नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार जुड़ेंगे सारे के सारे साथी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम लोग बात कर रहे थे वन संपदा को लेकर के बात कर रहे थे, और पिछली क्लास में हमारा वन संपदा वाला जो टॉपिक है वो हो चुका है कंप्लीट। अभी हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है ऊर्जा संसाधन। इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है ऊर्जा संसाधन का। ऊर्जा संसाधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन के बारे में हम जो बात करेंगे उसकी शुरुआत करेंगे आज से हम लोग। तो एक बार सारे के सारे साथी पहले जुड़िएगा फटाक से, फिर हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट। ऊर्जा संसाधन की हम बात करेंगे। चलो, और ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की अगर हम लोग साथियों बात करेंगे तो गैर नवीकरण व नवीकरण, यानी कि संभावना के आधार पर गैर नवीकरण व नवीकरण दो पार्टों में, या सीधी भाषा में मैं कह दूं परंपरागत और गैर परंपरागत, है ना। हाँ, परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलो आ जाओ, कुछ चीजें पहले हम लिखते हैं। ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस। लेकिन प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। प्रतिवर्ष 14 दिसंबर। प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, चलो नेक्स्ट। एक है आपका, ये कौन सी सूची का विषय है? ऊर्जा कौन सी सूची का विषय है? तो ऊर्जा कह दो या विद्युत को हम बात करें, या विद्युत को समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में रखा गया है। ऊर्जा संरक्षण के अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा संरक्षण में जो है, ऊर्जा संरक्षण दिवस तो कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 14 दिसंबर को। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जो ऊर्जा है या विद्युत है, इसको किस में रखा गया है? भारतीय संविधान में इसको किस में रखा है? समवर्ती सूची का विषय या समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। भारत का पहला जो जल विद्युत है वो कहां पर लगाया गया था? दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में। हाँ देखो, भारत का पहला भारत का पहला जल विद्युत ग्रह 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग, और ये पश्चिम बंगाल, भारत की मैं बात कर रहा हूं, राज्य की मैं बात नहीं कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में ना, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ये लगाया गया। अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद पश्चात, तुम रुकोगे तब ना, आगे चलेंगे तो सारी चीज़ें देखेंगे, स्टेशनों के प्रकार भी बता देंगे। हाँ, सुपर थर्मल पावर, सुपर क्रिटिकल थर्मल, सॉरी सुपर क्रिटिकल स्टेशन, यूएमबीबी, यूएमबीबी नहीं है, यूएमपीपी, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। हाँ, तो
दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। भारत का पहला जल विद्युत गृह 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो भाई स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारत में विद्युत आपूर्ति अधिनियम जो है 1948 लागू हुआ था। भारत में विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 में लागू हुआ। और ये जाहिर सी बात है स्वतंत्रता की बात, क्योंकि उस टाइम हम स्वतंत्र हो चुके थे। हाँ बिल्कुल। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1975 57 सॉरी। हाँ देखो 1 जुलाई 1956 को, ये तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? विद्युत आपूर्ति अधिनियम, जो भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 1956 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल 1 जुलाई 1956 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना, मंडल, इसकी स्थापना हुई कब हुई? 1 जुलाई 1956 को। और इसका मुख्यालय अगर हम बात करते हैं तो यह है जयपुर में। कहां पर भाई? ये जयपुर में है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर जो देखेंगे कि हमारे जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधनों के जो ऊर्जा स्टेशन जो है, इनको लेकर के हम लोग बात करेंगे। पहले कि ऊर्जा स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के हम देखेंगे, और राजस्थान में मुख्यतः 2 प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आप अभी भी राजस्थान में वर्तमान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौन से हैं कौन से नहीं है देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को ऊर्जा विद्युत को संवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का पहला जल विद्युत गृह 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता के बाद, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 में लागू हुआ। और 1 जुलाई 1956 ईस्वी को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय या फिर ये कहां है? जयपुर में है। ठीक है यहां तक। अब देखो ऊर्जा स्टेशन की हम बात करते हैं। ऊर्जा स्टेशन, ऊर्जा स्टेशन के प्रकार। अभी आप पढ़ेंगे सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो ये आप सोचेंगे ये क्या है? सुपर पावर प्लांट क्या है, सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या है, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट क्या है, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट क्या है? तो तीनों चीजें हम लोग देखने वाले हैं। हाँ देखो ये जो है इनको मुख्यतः हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ऊर्जा स्टेशन के प्रकारों की बात करेंगे तो 3 प्रकार के आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग बात करें सुपर थर्मल स्टेशन। कौन सा है? सुपर थर्मल स्टेशन। सुपर थर्मल स्टेशन। नंबर 2 पर हम लोग बात करते हैं सुपर क्रिटिकल स्टेशन। सुपर क्रिटिकल स्टेशन। और तीसरा हम लोग जो बात करेंगे अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, यूएमपीपी, जो अभी आप बोल रहे थे ना यूएमबीबी, बीबी नहीं है वो, यूएमपीपी शॉर्ट में इसको बोल देते हैं यूएमपीपी। लिख देता हूं ब्रैकेट में यूएमपीपी, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। तो ये 3 प्रकार के स्टेशन होते हैं।
सुपर थर्मल पावर प्लांट, नंबर 2 पर है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, और नंबर 3 पर है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। अब बात यह आती है कि ये किसके आधार पर होते हैं और किसको सुपर थर्मल पावर प्लांट कहेंगे या सुपर थर्मल स्टेशन कहेंगे, किसको सुपर क्रिटिकल स्टेशन बोलेंगे और किसको अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की। सुपर थर्मल पावर स्टेशन या पावर प्लांट किसको बोलते हैं? ऐसा पावर प्लांट या स्टेशन जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो, इससे अधिक हो, सुपर थर्मल स्टेशन कहलाते हैं। तो सुपर थर्मल स्टेशन किसको बोलते हैं? ऐसे थर्मल पावर प्लांट या स्टेशन जिनकी कम से कम या यूं कह दो कि टोटल पूरी मिलाकर के जितनी भी इकाइयां वहां संचालित है वो सारी मिलाकर के क्या कर रही हो, 1000 मेगावाट या उससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। 1000 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर इतनी पावर वहां से जनरेट हो रही है इसका मतलब है वो किसमें जो गिना जाएगा? सुपर थर्मल स्टेशन के अंतर्गत उसको रखा जाता है। अब है कौन कौन से? राजस्थान में एक तो कोटा में, एक सूरतगढ़ में। तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें सूरतगढ़ थर्मल स्टेशन, ये कहां पर है? श्री गंगानगर में है। हालांकि ये भी क्या हो चुका? सुपर, सूरतगढ़ सुपर थर्मल स्टेशन, थर्मल स्टेशन। नंबर 2 पर कौन सा है? कोटा में नाम सुना होगा आपने, कोटा में भी एक थर्मल पावर स्टेशन है और उसका नाम है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल स्टेशन। एक कवई, कवई सुपर थर्मल पावर है, वो कहां पर है आपका? हाँ कवई सुपर, ये भी इसी में आएगा बिल्कुल। कवई सुपर थर्मल स्टेशन, ये तीनों के तीनों आपके किस में आते हैं? तो तीनों के तीनों आपके आते हैं सुपर थर्मल पावर या सुपर थर्मल स्टेशनों के अंतर्गत आते हैं। हमने कहा ऊर्जा स्टेशनों की हम बात कर रहे हैं। ऊर्जा स्टेशन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सुपर थर्मल स्टेशन, सुपर क्रिटिकल स्टेशन, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट स्टेशन। अब सबसे पहले हम बात करें कि सुपर थर्मल स्टेशन किसको बोलते हैं। तो ऐसा पावर प्लांट या ऐसा स्टेशन जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक होती है उसको बोला जाता है, जिसमें मुख्यतः सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कवई सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये मुख्यतः इसकी रेंज में आते हैं। तो इसका एकदम परफेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे और नेक्स्ट जो अगले स्टेशन है उनके बारे में भी हम लोग यहां से बात करने वाले हैं। बिल्कुल सारे तीनों स्टेशनों के बारे में बताऊंगा कि जो स्टेशन है ये किसको क्या कहते हैं और किस क्यों कहते हैं, उसकी जो वो रखा गया है, कितनी उत्पादन वाले को क्या कहा जाता है। बिल्कुल उत्पादन क्षमता के आधार पर ही इसका जो है वर्गीकरण किया गया, एक प्रकार से इसकी जो उत्पादन क्षमता है उसी के आधार पर रखा गया है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। चलें आगे। एक एक को तो हम आगे पढ़ेंगे इनको ना।
अभी एक एक नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग केवल उदाहरण के तौर पर मैंने ये बताया है। ये सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये हमने पढ़ा है कि इसमें आता है, और आगे एक एक को पढ़ेंगे। अभी तो ऊर्जा में गुस्सा ही नहीं है, हम लोग तो स्टेशनों की बात कर रहे हैं अभी। फिर सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल स्टेशन। सुपर क्रिटिकल स्टेशन की क्या है, वहां तो क्या था कि वहां पूरी को मिलाकर के 1000 मेगावाट उत्पादन होना चाहिए था। पूरी ऑल ओवर उसकी जो इकाइयां हैं उन सभी इकाइयों का उत्पादन 1000 या उससे ज्यादा होना चाहिए था। यहां थोड़ा उल्टा है, यहां क्या है, यहां इसकी कोई ना कोई एक इकाई ऐसी होनी चाहिए जिसकी उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक हो। हाँ देखो, ऐसा पावर प्लांट या कह दो ऊर्जा स्टेशन जिसकी किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या इससे अधिक हो, इससे अधिक हो। उसको क्या बोलेंगे, सुपर क्रिटिकल। उसे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने छबड़ा का नाम सुना होगा, छबड़ा 12 में पड़ता है, नाम सुना है छबड़ा का? हाँ, छबड़ा 12। तो उदाहरण के तौर पर मोटा मोटा आप समझ सकते हैं उदाहरण, छबड़ा, और छबड़ा कहां पड़ता है, छबड़ा स्टेशन पड़ता है 12 में, छबड़ा क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 12। हाँ बिल्कुल। अब देखो चौथे नंबर पर कौन सा है, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान में इस प्रकार का कोई भी स्टेशन अभी वर्तमान में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रत्येक ऊर्जा स्टेशन की जो क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए, 4000 मेगावाट या इससे अधिक होनी चाहिए। हाँ देखो, ऐसा ऊर्जा स्टेशन या पावर प्लांट जिसकी प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी हो, 4000 मेगावाट या इससे अधिक हो। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहलाता है, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है ये कितने राजस्थान में, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट राजस्थान में
एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, मतलब राजस्थान में कोई भी अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट नहीं है, याद रख लेना। राजस्थान में एक भी अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्टेशन जो होते हैं, पावर स्टेशन जो होते हैं, उनके प्रकार, और कितने प्रकार के स्टेशन पढ़े हमने, मुख्यतः 3 प्रकार के। हाँ, सुपर थर्मल, सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, जिसमें से कौन सा राजस्थान में नहीं होता या कौन सा राजस्थान में नहीं है? अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट राजस्थान में नहीं है। एक में कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट होनी चाहिए, जितनी भी इकाइयां उन सबको मिलाकर के 1000 हो जानी चाहिए। एक में केवल किसी एक इकाई की 500 होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और एक में 4000 होनी चाहिए, है ना। तो 4000 वाला तो राजस्थान में है ही नहीं, बिल्कुल। आगे बढ़े, आ जाओ। अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। और ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण अगर हम लोग देखते हैं तो भाई ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब इसको आपको नवीकरण और गैर नवीकरण ये भी देखने को मिल जाएगा, तो आप ये ना सोचे कि ये तो परंपरागत और गैर परंपरागत पढ़ा है हमने, तो ये नवीकरण और गैर नवीकरण क्या आ गए, या नवीकरण व अनवीकरण क्या आ गए। बात एक ही है, परंपरागत व गैर परंपरागत या नवीकरण व गैर नवीकरण, ठीक है ना। तो इसमें किसी प्रकार का संकोच आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग आ जाओ। अब हम लोग इनका वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले मुख्यतः इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे हम लोग। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऐसे स्रोत या परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। और दूसरा कौन सा है? गैर परंपरागत है। दूसरा कौन सा है? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों के बारे में हम लोग एक एक को लेकर के यहां पर बात करेंगे, और फिर कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है सारे देखेंगे। हाँ, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। लो, स्रोत जहां से हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन से आते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन से आते हैं? ये तो आपका परंपरागत, और फिर हम देखेंगे गैर परंपरागत। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन से आते हैं आपके? जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, ये सारे किस में आएंगे? हाँ, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आएंगे। जल विद्युत भी आएगी उसी में, बिल्कुल सही है। गैस भी उसी में आएगी, प्राकृतिक गैस जिसको आप कह सकते हो। देखो, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। नंबर 3 पर हम लोग बात करते हैं कोयला, तापीय ऊर्जा जिससे मिलती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा मिलती है तो यही से मिलती है, इसी से मिलती है, तो ये याद रख लेना। और एक है आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ये तो हमारे कौन से ऊर्जा स्रोत हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में किनको रखेंगे, या कौन कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आएंगे आपके? तो परमाणु ऊर्जा है,
सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है ना। देखो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें हम लोग बात करें तो सबसे पहले जैसे आपका सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, मैं सुन लो, अब मैं बोल रहा हूं ना। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा। इसमें एक और मैं ऐड कर सकता हूं, और वो कर सकता हूं ज्वारीय ऊर्जा ना। ज्वारीय ऊर्जा सॉरी। सबसे पहले ऊर्जा संसाधनों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि इसको हम संभावना के आधार पर बांटते हैं, किसके, नवीकरण या गैर नवीकरण, और हम लोग उत्पादन के आधार पर इसको बांटते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत। बात वही है, तो हमने बांटा है परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम। गैर परंपरागत में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास और ज्वारीय ऊर्जा। ये सारी आपकी किसमें आएगी? गैर परंपरागत में आ जाएगी। हाँ ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीजें हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट चीजें हम लोग देखने वाले हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक को लेकर के, एक एक के बारे में सबसे पहले जो है हम जल विद्युत के बारे में बात करेंगे। जल विद्युत के जो हमारे संयंत्र है वो कौन से हैं, कहां कहां से उत्पादन हो रहा है, उनको लेकर के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि यानी परंपरागत तो ऊर्जा को लेकर के हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, परंपरागत ऊर्जा परियोजना जो है उनको लेकर के हम लोग बात करेंगे। चलें आगे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात कर लें। देखो भाई, परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 पर और हेडिंग डाल दो, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जल विद्युत के बारे में। जल विद्युत परंपरागत स्रोतों में नंबर 1 पर किसकी बात करेंगे? जल विद्युत के बारे में हम बात करेंगे। और जब जल विद्युत के बारे में हम बात करेंगे तो साथियों याद रखना, बिल्कुल जल विद्युत में हमारा कौन सा स्थान आता है? तो राजस्थान का भारत में 5वां स्थान आता है, सॉरी माफ चाहूंगा 12वां आता है, पहला पंजाब का आता है, तो ध्यान रख लेना इसमें। जल विद्युत की हम बात करेंगे सबसे पहले। जल विद्युत की या जल विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से पंजाब का भारत में प्रथम स्थान है, भारत में पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। राजस्थान का कौन सा है? तो जल विद्युत के उत्पादन में राजस्थान का भारत में
12वां स्थान है। कौन सा है? 12वां है। पहला किसका है? पंजाब का। हमारा कौन सा है? 12वां। ठीक है, देखते हैं। अब हम यहां देखने वाले हैं कि यहां से जो हमारे जल विद्युत बनता है वो कहां कहां से बनता है। तो सबसे पहले हम नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। हाँ, नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम नदी घाटी परियोजनाओं में हम बात करने वाले माही नदी घाटी परियोजना। माही नदी घाटी परियोजना। अब ये अकेले राजस्थान की तो नहीं है। माही नदी घाटी परियोजना राजस्थान की नहीं है, लेकिन यहां से बनने वाली विद्युत राजस्थान की है, केवल राजस्थान की है। यहां से बनने वाली विद्युत पूरी की पूरी किसको मिलती है? ये राजस्थान को मिलती है। तो देखो, माही नदी घाटी परियोजना यह है 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की? 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब ये 2 राज्य कौन कौन से जिनकी संयुक्त परियोजना है? तो 2 राज्य जिनकी संयुक्त परियोजना है, एक तो है आपका राजस्थान और एक है आपका गुजरात। राजस्थान और गुजरात, ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। और इन दोनों की इसमें हिस्सेदारी कितनी है? तो इसमें हिस्सेदारी राजस्थान की है 45 और गुजरात की है 55। लेकिन यहां पर विद्युत में थोड़ा सा मामला उल्टा है। ये जल की हिस्सेदारी माही नदी घाटी परियोजना से कुल 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत का उत्पादन होता है। यहां पर जो है आप देखेंगे तो यहां 45 के 2 हैं, 45 के 2 हैं और 25 के भी 2 हैं। तो 45 के 2 90 मेगावाट, 25 के 2 50 मेगावाट और टोटल हो गया 140 मेगावाट। तो जो 140 मेगावाट मिलता है, ये पूरा का पूरा 140 मेगावाट किसको मिलेगा? तो याद रखना, माही नदी घाटी परियोजना से प्राप्त कुल विद्युत का 100% राजस्थान को मिलेगा। किसको मिलेगा? तो राजस्थान को मिलेगा भाई। जितनी विद्युत इस माही से बन रही है, कितनी? 140, वो पूरी की पूरी 100% किसको मिल रही है? राजस्थान को। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रारंभ इंदिरा गांधी के टाइम पर यह प्रारंभ हुई थी 1983 में। ये जो योजना प्रारंभ हुई थी कब हुई थी? 1 नवंबर 1983। 1 नवंबर 1983, 1983 को। और किसके समय? इंदिरा गांधी उस टाइम पे आपको पता है 1984 में इसकी हत्या हुई थी, है ना? तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय। इनके समय जो है ये प्रारंभ हुई थी। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इस नदी घाटी परियोजना के तहत नदी पर 2 मुख्य बांध बनाए गए हैं। एक तो कौन सा है? कड़ाना बांध, सॉरी माफ चाहूंगा, एक तो आपका कड़ाना बांध जो गुजरात में, और एक आपका माही बजाज सागर बांध जो कहां पर है? बांसवाड़ा में है। इस पर 2 बांध मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे। कागदी पिकअप भी बांसवाड़ा में। हाँ, 2 बांध मुख्यतः इसमें बनाए गए हैं। और ये 2 बांध कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कड़ाना बांध
ये गुजरात में है, माही नदी पर। और नंबर 2 है आपका माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, ये माही बजाज सागर बांध है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। और आप याद रख सकते हैं कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा जो है, या बोरखेड़ा जो स्थान है, ये राजस्थान का सबसे छोटा शहर है। सबसे बड़ा शहर जयपुर है, सबसे छोटा शहर बोरखेड़ा है। और माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर लंबाई है। कितना लंबा है? 3109 मीटर, 3109 मीटर लंबाई है। तो माही नदी घाटी परियोजना की सबसे पहले हम बात करें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की, और उसमें हम बात करें जल विद्युत, पन विद्युत की। और पन विद्युत के उत्पादन में संपूर्ण भारत में पंजाब पहले स्थान पर है, राजस्थान का 12वां स्थान आता है। हम राजस्थान में सबसे पहले बात करें माही नदी घाटी परियोजना। ये 2 राज्यों की परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की। दोनों में हिस्सेदारी है 45-55 की, लेकिन विद्युत में हिस्सेदारी है 100% राजस्थान को मिलेगी, है ना। यहां से उत्पादन, जो कुल विद्युत का कितना उत्पादन होता है, 40 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें 45 के 2 संयंत्र लगे हुए हैं और 25 के 2, तो 90 50 प्लस कितने हो गए? 140 मेगावाट। माही नदी घाटी परियोजना से प्राप्त विद्युत का 100% किसको मिल रहा है? राजस्थान को मिल रहा है। प्रारंभ कब हुई थी ये? 1 नवंबर 1983 को। किसके समय में? स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय में। और इस पर कितने बांध बनाए गए थे? 2। कौन कौन से? एक आपका कड़ाना बांध जो गुजरात में है, दूसरा माही बजाज सागर बांध जो आपका कहां पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। अगली परियोजना देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल। हो गया होगा। आगे देखते हैं। राजस्थान की खुद की स्वयं की एक परियोजना है अनास। कौन सी परियोजना है? अनास जल विद्युत परियोजना। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। अगली परियोजना देखते हैं अनास। अनास जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। और इस अनास जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करेंगे, ये आपकी अनास जल विद्युत परियोजना, ये राजस्थान की स्वयं की परियोजना है। यह परियोजना राज्य की स्वयं की परियोजना है। स्वयं की परियोजना है। जो अनास परियोजना है, ये राजस्थान की स्वयं की खुद की परियोजना है। ये इसमें बाकी किसी भी राज्य की कोई भी भागीदारी नहीं है, ये याद रख लेना। हाँ, इस परियोजना में बांसवाड़ा जिला जो है, बांसवाड़ा जिले में अनास और हरण नदी पर क्या बनाया है? बांध। इस परियोजना के तहत बांसवाड़ा जिले में अनास व हरण नदी पर बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो बनास और हरण दोनों जो है, दोनों के संगम पर क्या बना दिया है? बांध। बिल्कुल। तो बांध बनाकर चलाई जा रही है, योजना चलाई जा रही है। यहां से ज्यादा विद्युत नहीं मिलती है, या इसकी उत्पादन क्षमता या इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। केवल यहां से 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी। ओनली कितनी है? 45। याद रख लेना। कुल क्षमता कितनी है इसकी? 45। और वो पूरी की पूरी किसको मिलती है? राजस्थान को मिलती है। कुल क्षमता या उत्पादन क्षमता ये है 45 मेगावाट। कितनी है भाई?
45 मेगावाट है। और सीधी सी बात है कि किसी दूसरे राज्य की हिस्सेदारी नहीं है, मतलब पूरी की पूरी किसको मिलेगी? राजस्थान को मिलेगी। हाँ, चलो अब हम बढ़ दें जाखम बांध लघु पन विद्युत परियोजना। जाखम लघु पन विद्युत परियोजना, ये कहां पर है? तो ये प्रतापगढ़ में है। आदिवासी या जनजातीय उपयोजना के तहत संचालित परियोजना है। इसकी ज्यादा उत्पादन क्षमता नहीं है, इसकी इससे भी कम है, और ये भी राज्य की स्वयं की परियोजना है। हाँ, देखो मैं बताता हूं, जाखम परियोजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह परियोजना राज्य की स्वयं की परियोजना है। राज्य की स्वयं की परियोजना है, खुद की परियोजना है, स्वयं की परियोजना है, और किसी की हिस्सेदारी ये इसमें नहीं है। केवल राजस्थान की परियोजना है ये, ठीक है। बाकी किसी भी राज्य की हिस्सेदारी इस परियोजना में नहीं है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी, स्वयं की परियोजना क्या लिख रहा हूं मैं? राजस्थान की ये स्वयं की परियोजना है, और इस परियोजना के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो परियोजना है आपकी, इस परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, या इसके तहत कौन सा बांध बनाया गया? देखो, इस परियोजना के तहत जाखम नदी पर, कहां पर? जाखम नदी पर अनूपपुरा प्रतापगढ़ में, जाखम नदी पर अनूपपुरा प्रतापगढ़ में, अनूपपुरा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जाखम बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? जाखम बांध। जाखम बांध बनाया गया है, और ये जो जाखम बांध है आपका, ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध भी है ना। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? उत्पादन क्षमता 5.5 मेगावाट, 5.5 मेगावाट है ना, 5.5 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है ना, बिल्कुल। देखो, जाखम बांध जनजातीय उपयोजना के तहत बनाया गया। किसके तहत बनाया गया? तो जनजातीय उपयोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया है? जाखम बांध बनाया गया है। किसके तहत बनाया गया है? जनजातीय उपयोजना के तहत आपका जाखम बांध बनाया गया है, और ये जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी है, याद रख लेना। ये जो जाखम बांध है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कितना ऊंचा है? सबसे ऊंचा बांध अगर कोई है तो वो कौन सा है? ऊंचा बांध। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 81 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर ऊंचाई है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर ऊंचा बांध है ये। हाँ बिल्कुल, 81 मीटर ऊंचा है। चलिए निकाल लीजिएगा, इसका फोटो वोटो निकालना है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आगे की चीजें देखने वाले हैं। चलिए भाई, माही नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में बात हो गई हमारी। अभी आगे चंबल के बारे में हम लोग बात करेंगे। चंबल कितने राज्यों की परियोजना है? तो चंबल तो 2 राज्यों की परियोजना है, जिसमें बराबर बराबर हिस्सेदारी किस किस की? राजस्थान की और एमपी की, दोनों की बराबर बराबर की हिस्सेदारी है, राजस्थान और एमपी दोनों की। बिल्कुल। चलिए
ओके भाई। तीसरी है, नेक्स्ट है आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना को लेकर के, तो ये 2 राज्यों की परियोजना है। यह परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 2 राज्य जिनकी संयुक्त परियोजना है? तो एक तो आपका राजस्थान है, दूसरा कौन सा है बताता हूं। राजस्थान और एमपी 2 राज्य कौन कौन से इसके जिनकी संयुक्त परियोजना है? तो एक तो है राजस्थान, दूसरा है एमपी। राजस्थान और एमपी, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है और दोनों की हिस्सेदारी कितनी कितनी है? 50-50, 50-50 हिस्सेदारी है दोनों की। दोनों की इसमें हिस्सेदारी कितनी है? 50-50 है, 50-50 है। हाँ, कितने चरणों में हुआ था इसका? 3 चरणों में हुआ था, याद रख लेना। देखो, यह परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूर्ण हुई। यानी कि टोटल 3 बांध यहां पर चंबल पर 4 बांध है, लेकिन 4 में से एक कोटा बैराज तो ऐसा बांध है जिसका निर्माण का उद्देश्य केवल क्या था? सिंचाई करना था, है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं बाकी 3 बांध के बारे में। तो बाकी जो 3 बांध है, पहला है गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध कहां पर है? ये एमपी में है, आपका एमपी में है। और इस गांधी सागर बांध पर 3 इकाइयां संचालित है, 3 इकाइयां स्थापित है 23 मेगावाट की। कितनी कितनी है? 23 मेगावाट की 3 है। तो कितनी हो गई? कितनी टोटल, कितनी इसकी उत्पादन क्षमता हो गई? सॉरी, 23 की नहीं होगी, 1 मिनट। 30 या 90 और 25, थोड़ा सा त्रुटि हो रही है ना। 115 मेगावाट इसमें टोटल उत्पादन क्षमता जो है इसकी, वो कितनी है? 115 मेगावाट है। किसकी? गांधी सागर जो बांध है, इससे कितनी उत्पादन हो रहा है? टोटल 115 मेगावाट का उत्पादन होता है। और कितनी इकाइयां हैं? 3 है। इससे टोटल कितना हो रहा है? 115 मेगावाट। 115 मेगावाट का होता है। तो इसमें लगभग 35 की 3 हो जाएगी आपकी, 5 इकाइयां हो जाएगी ना। तो ये 115 मेगावाट। दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरे में कितनी होती भाई? हाँ बिल्कुल, मेगावाट, 5 इकाइयां यहां पर। दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर बांध। प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। इसकी टोटल कितनी होगी? इकाइयां भी इसकी लिख सकते हैं, मैं बता देता हूं थोड़ी सी। 23, 3 नहीं है, 5 है, तो ये 115 हो जाएगी, है ना। हाँ, 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15, 115 सही है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? रावत भाटा में ये। और रावत भाटा आपका कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। यहां पर कितनी टोटल जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो 172 है, क्योंकि 43 की 4 है यहां पर। 43 मेगावाट इंटू 4 बराबर 172 मेगावाट टोटल। टोटल कितनी है? 172 मेगावाट यहां से होती है। फिर हम बात करते हैं आपके तीसरा नंबर पर जो है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध ये कहां पर है? बोरबास कोटा में है, कोटा।
यहां से कितनी हो रही है, यहां से 33 की है, और 3 है 99 मेगावाट। टोटल कितनी हो गई 115 प्लस 172 प्लस 99, 386, 5 2 7 9 16 6 2 9 9 18 8 2 और 1 3, 386 मेगावाट। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी, तो कुल उत्पादन क्षमता इसकी है वो 386 मेगावाट है। कितनी है 386, और इसमें से 50% हिस्सेदारी किसकी है, राजस्थान की है। बिल्कुल, इसमें से 50% हिस्सेदारी किसकी है भाई, राजस्थान की है, ध्यान रखना। 193 हो जाएगा, हाँ लिखवाऊंगा ये भी, लो राजस्थान को 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। चंबल से कितनी प्राप्त होती है 193, क्योंकि टोटल कितना है 386, इसमें से आधा किसका है, एमपी का है, और आधा किसका है, आधा हमारा है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा चंबल नदी घाटी परियोजना। हाँ, चंबल नदी घाटी परियोजना की हम बात करें, ये 2 राज्यों की परियोजना है। 2 राज्य कौन कौन से जिनकी संयुक्त परियोजना है, एक राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है। दोनों की हिस्सेदारी 50-50 की है, और ये परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई, क्योंकि इस पर टोटल 4 बांध है, जिनमें से जो कोटा बैराज है ये कोटा में है, और इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है, न कि विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से, तो वहां पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता। गांधी सागर जो एमपी में, और ये उत्पादन करता है 23 मेगावाट की, यहाँ पर 5 इकाइयां हैं, 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर बांध जो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर 43 मेगावाट की पर इकाई की क्षमता 43 है, टोटल 4 है तो 172। और जवाहर सागर बांध यहाँ पर 33 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं, 33 मेगावाट की, तो 99, टोटल होता है 386, इसमें से राजस्थान को मिलता है 50%, यानी कि 193 मेगावाट। दिक्कत किसी को, ठीक, ओके साहब। आगे की हम लोग जो पन विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है उसका समय हो गया है समाप्त। तो मैं लेना चाहता हूं आपसे विदा, मिलता हूं कल फिर एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। बने रहिए सारे के सारे, मजेदार तरीके से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।